आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का पहला वीडियो लेक्चर लेके आए हैं और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो उसका भी एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए हमारे जो दोनों यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों के लेक्चर्स हमारे पैरेलली चलेंगे, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज का लेक्चर रहेगा हमारा वो इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसके बाद में ओम्स लॉ, फिर करंट डेंसिटी, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस, ठीक है, ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, और उनके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट देख लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट तो हमें पता ही है कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर डेफिनेटली सी बात है कि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कोई कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मान लो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन है कन्वेंशनली वो क्या लेते हैं, जस्ट इसकी अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब करंट का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। मैंने कोई वेक्टर साइन नहीं लगाया क्योंकि करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हमारा करंट डेंसिटी होता है, ठीक है। उसको नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे हम। तो करंट हमारा क्या है, जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड में है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। और जो डिफाइन करते हैं हम करंट को, वो क्या डिफाइन करते हैं, चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम। वो होता क्या है चेंज, ये चेंज क्या चीज़ है एक्चुअली में, जो चार्ज रहता है किसी कंडक्टर के अंदर वो हमेशा ही पता है क्या रहेगा, हमेशा ही कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम का मतलब क्या हुआ, पर्टिकुलर एक सरफेस से, एक सेक्शन से, अगर मैं इसका एक सेक्शन लूँ, यहाँ से मान लो ये क्रॉस सेक्शन लिया, तो इसमें से कितना चार्ज हमारा डेल्टा क्यू चार्ज, ठीक है, वो यहाँ से पास हुआ पर यूनिट डेल्टा टी टाइम से, उसी क्वांटिटी को हम डिफाइन करते हैं करंट से, ठीक है। और नेट हमारा जो कंडक्टर के अंदर चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं डेल्टा टी टाइम को काफ़ी कम कर दूँ, मतलब लिमिट लगा दूँ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा चेंज हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो दोनों फॉर्मूले भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी स्मॉल चेंज के लिए, डी क्यू बाई डी टी, और एक पर्टिकुलर चेंज जिसमें हमें एक चेंज पता हो, ठीक है, डेल्टा क्यू का, यहाँ क्यू वन से क्यू टू और टाइम टी वन से टी टू, तब ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है, इस प्रॉब्लम में हमें एक इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है एक रेडियस आर से और कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है और इसकी रेडियस कितनी है, रिवोल्यूशन की आर, ठीक है। तो हमें करंट बताना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट कितना है। तो हमें करंट की डेफिनेशन क्या पता है, करंट की डेफिनेशन है हमारा चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो चार्ज पर यूनिट टाइम को ही हम देख लेंगे। अब करंट हमें बताना है इस पूरे रिवोल्यूशन के कॉरस्पॉन्डिंग। तो रिवोल्यूशन का मतलब इस टोटल रिवोल्यूशन का टाइम को क्या लेते हैं, टाइम पीरियड ले लेते हैं, उसको मैं डेल्टा टी को मैं कैपिटल टी से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि कितना टाइम टेकन यहाँ इस पॉइंट से लेके ये वापस रिवॉल्व करवा के वापस इसी पॉइंट पे पहुँच जाए, ठीक है। तो उसको डेल्टा टी को हमने क्या बोल दिया, टाइम पीरियड। और चार्ज कितना है इसका, क्यू ही चार्ज है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एरिया से इस मान लो एक क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है, क्यू चार्ज पास हो रहा है, तो क्यू अपॉन टी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे क्यू अपॉन, और टाइम पीरियड कैसे लिख सकते हैं इस पूरे रिवोल्यूशन का, टोटल डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 पाई आर, और वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो कितना आएगा टाइम पीरियड 2 पाई आर अपॉन वी। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आएगा 2 पाई आर अपॉन वी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, है ना। तो ये तो हो गया करंट, सिंपल सा, ठीक है, रिजल्ट। कई बार देखो मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक में हमने देखा था, वहाँ पे हमने मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन करते हैं ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है वो चीज़ भी निकाल सकते हैं यहाँ से, देखो करंट पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो करंट कितना है क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, है ना। और यहाँ से क्या, सॉरी, करंट इनटू एरिया होता है ना। तो यहाँ से क्यू वी अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया पाई आर स्क्वेयर, है ना। तो जो टर्म कैंसिल हो रही है, आर से आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ से आता है हमारा क्यू वी आर अपॉन 2, ये आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। तो इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, है ना। रिवोल्यूशन के इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी था, ठीक है, वहाँ पे। तो इसके बाद फॉर्मूला बेसिस एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, करंट गिवन है, ठीक है। तो करंट एक टाइम का फंक्शन गिवन है हमें, ठीक है। तो जो करंट का वैल्यू हमें गिवन है आई इज़ इक्वल टू 9t स्क्वेयर प्लस 2t प्लस 3, ठीक है, टाइम का फंक्शन गिवन है। और हमें निकालना है कि टाइम इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड
है ना, 2 सेकंड के बाद में एक सरफेस से कितना चार्ज पास हो जाएगा, है ना, वो टोटल चार्ज क्यू निकालना है हमें। 2 सेकंड मतलब 0 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक कितना चार्ज पास हो जाएगा इस क्रॉस सेक्शन से, अगर हमारा जो करंट है उसका वो टाइम का फंक्शन दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। करंट को क्या लिख सकते हैं, dq/dt, है ना, तो कितना हो जाएगा 9t² + 2t + 3, है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, डी क्यू कितना आ जाएगा 9t² + 2t + 3, और यहाँ से dt आ जाएगा। सिंपली क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ 0 से लेके चार्ज q पास हुआ, पहले चार्ज 0 था, फिर चार्ज q पास हो गया कितना टाइम के अंदर, 0 से लेके टाइम t तक, तो t कितना है 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 2 सेकेंड आ जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 9t³/3 + 2t²/2 + 3t, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, ये 3, और ये लिमिट लगा दो 0 से लेकर 2 तक। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा q, तो यहाँ से अपना निकल के आ जाएगा चार्ज, जितना भी आएगा उतना कॉलम निकल के यहाँ से आ जाएगा कि 2 सेकंड के अंदर हमारा इतना चार्ज पास हो गया है। ठीक है, निकाल सकते हो आप, जैसे कि अगर 2 वैल्यू पुट करना है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 प्लस, ठीक है, t² + 4 प्लस कितना आएगा हमारा यहाँ पे 3t है, तो 2 है, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 6 4 10, और ये कितना आएगा 34 कॉलम। ठीक है, इसका मतलब 34 कॉलम चार्ज हमारा क्या हुआ 2 सेकंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से निकल गया। ठीक है, पास हो गया। अगर हमें करंट है वो टाइम का फंक्शन कुछ इस तरह से दे रखा है। ठीक है, इसी तरह से जैसे करंट हमें टाइम का साथ फंक्शन दे रखा है, अगर मान लो क्वेश्चन में हमें चार्ज टाइम के साथ फंक्शन में दे रख दिया, ठीक है, जैसे कि उससे भी काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम बनती है, जैसे कि हमें जो चार्ज है वो टाइम का फंक्शन दे दिया, तो सेम फंक्शन ले लेते हैं, मान लो 9t² + 2t + 3, सेम फंक्शन ले लिया, और हमें पूछा कि एट टाइम = 2 सेकेंड। अब क्या है, ये इंस्टेंटेनियस है, वहाँ पे क्या था 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक, है ना, यहाँ पे क्या है एट टाइम = 2 सेकेंड, इस टाइम पे कितना करंट पास हुआ उस क्रॉस सेक्शन से, है ना, वो निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल, करंट क्या होता है dq/dt, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, कितना आएगा 18t + 2, है ना, टाइम की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 36 + 2 38, है ना। इसका मतलब यहाँ से 38 एम्पियर करंट जो है वो हमारा पास हुआ एट टाइम = 2 सेकेंड पे, है ना। तो मतलब इंस्टेंटेनियस देखेंगे अपने, जस्ट टाइम = 2 सेकेंड पे अगर इसका स्नैपशॉट लेंगे, ठीक है, इमेज का, तो मतलब हमें से जो करंट कितना पास होता है वो दिखेगा 2 एम्पियर। 3 सेकंड कर देंगे, एट टाइम = 3 सेकंड पे यहाँ पे फोटो लेंगे, ठीक है, स्नैपशॉट लेंगे, तो हमें अलग करंट मिलेगा, ज़्यादा करंट मिलेगा इससे 38 से, है ना, तो वो निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम की वैल्यू अगर जैसे 3 रख दिया यहाँ पे, तो 18 × 3 + 2 कर दोगे, ठीक है, तो अलग करंट मिलेगा हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सिंपल फॉर्मूला बेसिस फॉर्मूला, ठीक है, प्रॉब्लम थी ये। इसके बाद नया हेडिंग देखते हैं हमारा करंट डेंसिटी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नई क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, करंट डेंसिटी, जिसको जे वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं उसकी मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, तो जे को हम लिखते हैं टोटल करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज हम कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको, टोटल करंट पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब क्या है कि जैसे कि कोई कंडक्टर के अंदर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है ए, ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट पी, अगर मान लो ये वाला पॉइंट हमारा पी है, ठीक है, ये वाला पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पे देखेंगे तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो ये होगा, है ना, और इस पॉइंट पी पे मान लो हमारा करंट का डायरेक्शन कुछ ये है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन कुछ हमारा ये है। ठीक है, तो देखो करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, सेम एज करंट का डायरेक्शन, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो सेम एज होगा करंट का डायरेक्शन। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन मान लो ये है, तो इसी डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, जे वेक्टर डिनोट कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएशन लूँ, ठीक है, तो जे कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी आई = जे × डी ए, है ना, और अगर मैं दोनों साइड इसको इंटीग्रेट करूँ, तो डी आई को इंटीग्रेट करूँगा तो कितना आएगा आई, और ये कितना आएगा जे × डी ए, है ना। अब सिंस क्या है, जे और ए वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो आई को हम डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है काफ़ी फॉर्मूला, करंट = इंटीग्रेशन ऑफ जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब डी ए क्या चीज़ है, डी ए है इस स्मॉल एलिमेंट, इस जो पॉइंट ए पे जो स्मॉल एलिमेंट है एरिया का,
वो डी ए वैक्टर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल एरिया करंट निकालना है इस एरिया से, तो हम क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट क्या है, इस स्मॉल डी ए को क्या करो, इस पूरे एरिया से इंटीग्रेट कर दो, है ना। तो अब क्या होगा, अगर इसके अंदर अगर हम केसेस की बात करें तो क्या करेगा, इंटीग्रेशन में क्या बोलेंगे, जी डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा, है ना। तभी डॉट प्रोडक्ट को ऐसे ही खोलेंगे, जी जे इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अगर ये मान लो एरिया वेक्टर और इस पॉइंट पे ही जे इस सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0, cos 0 1, तो यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा जे इंटू डी ए, है ना, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह से हम अलग अलग एंगल्स पे देख सकते हैं। अगर एरिया वेक्टर और जे 90 डिग्री बना रहा है तो उस केस में करंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली बात है, अगर एरिया वेक्टर ये है और जे वेक्टर का मतलब करंट उस एरिया से पास ही नहीं हो रहा, ठीक है। इसका मतलब उसमें से जो हमारा जो करंट है वो 0 ही आ रहा था, ठीक है। एयर डेफिनेशन भी और वैसे भी देखो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं यूनिफॉर्म, अगर हमारा क्या हो, जो जे है वो यूनिफॉर्म हो तब क्या होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म जे के लिए देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म जे से कैसा होगा हमारा करंट। जैसे मान लो एरिया वेक्टर ये है, ठीक है, तो एरिया वेक्टर ये कुछ इस तरह से है, ये एरिया है। तो यूनिफॉर्म का मतलब, करंट का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म करंट का मतलब, यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी का मतलब कि अगर इस पॉइंट पे जे मान लो ये वेक्टर है, तो इसके हर पॉइंट पे कुछ क्या होगा, इस तरह से ही होगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, है ना। इसका मतलब इसके अगर मान लो थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, जे डॉट डी ए थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा हमारा, जे डॉट डी ए इंटू कॉस थीटा इंटीग्रेशन के अंदर, यही होगा हमारा करंट आई। अब क्या है, जे हमारा क्या है, हर पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, थीटा एंगल ही बना रहा है, ठीक है। तो थीटा एंगल बना रहा है तो ये कॉस थीटा टर्म, क्योंकि थीटा एंगल बना रहा है और ये यूनिफॉर्म है, तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा सेम है तो कोस थीटा टर्म को बाहर ला सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा वो। अगर मान लो 45 डिग्री बना रहा है तो कोस 45 1/√2 बाहर आ जाएगा। और सिंस क्या है, हर पॉइंट पे इसकी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म का मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो जे भी कांस्टेंट है तो जे को भी बाहर ला सकते हैं। तो इसका मतलब जे कोस थीटा बाहर आ जाएगा, है ना। कोस थीटा कुछ वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये है ना, 1/2 1/√2 जो भी आए वो इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, डी ए। और डी ए को इंटीग्रेशन करोगे पूरे एरिया से, कितना आएगा, ए, क्योंकि एरिया ए गिवन है हमें, तो कितना आएगा, जे इंटू ए, है ना, इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन चला जाएगा अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ से कितना आएगा, जे इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा, है ना। तो यूनिफॉर्म के केस में ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद में एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, इससे आपके जो करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। कैसे कि अगर मान लो हमें कुछ इस तरह से क्यूबॉइडल शेप के अंदर 3D के अंदर कुछ इस तरह से गिवन है, और मान लो हमें जो करंट है वो कुछ इस तरह से गिवन है, ठीक है। ये हमारा करंट है कुछ इस तरह से, आई गिवन है, जो इस पूरे सरफेस से, ठीक है, आई ही फ्लो कर रहा है, जो टोटल जो करंट है वो हमारा आई ही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म करंट है, आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, करंट डेंसिटी निकालना है इसके ऊपर, कितना करंट डेंसिटी होगा, मतलब ये जो टोटल करंट है वो आई ही है, तो जो हमें करंट डेंसिटी है वो निकालना है, ठीक है। तो कितना होगा वो, ठीक है। तो अगर मान लो हमें ये आई कैप दे रखा है, तो डायरेक्शन, अगर मैग्नीट्यूड, अगर हम पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फिर डायरेक्शन देख लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं मान लो, तो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, टोटल करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट, टोटल करंट तो हमें आई गिवन है, एरिया कितना होगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन, और इसका एरिया कितना है, बी इंटू हाइट एच, तो ये कितना आएगा, बी इंटू एच, ठीक है। तो आई बाई बी इंटू एच, और ये डायरेक्शन आई कैप है तो ये आई कैप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है, कि अगर मान लो हमें करंट की डायरेक्शन कुछ ये दे रखी है, ये करंट की डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है। अब बताओ कितना डेंसिटी होगा, तो जे मैग्नीट्यूड निकालोगे, करंट पर यूनिट एरिया, करंट आई ही गिवन है, एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला क्रॉस सेक्शन, और ये कितना है, ये वाली विड्थ बी है और ये वाली लेंथ एल है, तो कितना होगा, बी इंटू एल, है ना। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, करंट मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर फॉर्म की बात करें, कितना आएगा, आई बाई बी एल इंटू, ये आई कैप है, ये जे कैप है, और ये क्या है, के कैप है, तो कितना हो जाएगा, के कैप, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं करंट डेंसिटी का, ठीक है, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। इसके अंदर हमें इस तरह से एक होलो सिलेंड्रिकल, ठीक है, एक मेटल गिवन है, एक कंडक्टर गिवन है, ठीक है। और इसमें से जो हमारा ये वाला जो सरफेस है, इसमें से क्या हो रहा है, करंट, जो इतना जो मेटलिक सरफेस है इसमें से करंट आई
निकल रहा है, ठीक है, बाहर आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये जो आई है, ठीक है, ये आई निकालना है। अगर हमारी जो अगर हमें इसके अंदर क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म जे दे रखा है ना, करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, जे दे रखा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू हमें जे गिवन है, ठीक है, और हमें आई निकालना है, ठीक है, और इसकी इनर रेडियस R1 है और आउटर रेडियस R2 है। कैसे निकालेंगे करंट? तो करंट कितना आएगा, जे इंटू एरिया, है ना। तो जो एरिया से पास हो रहा है वही, तो कितना एरिया से पास हो रहा है, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, है ना। तो ये जो एरिया है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं इसमें से इतना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं करंट डेंसिटी गिवन है, ठीक है, तो यहाँ करंट डेंसिटी क्या थी, कांस्टेंट गिवन थी हमें, तब हमने बोल दिया कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं जहाँ पे हमें करंट डेंसिटी कांस्टेंट गिवन नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या है, सेम ही वैसी सिलेंड्रिकल हमें वायर गिवन है, मेटलिक वायर है, उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमें उस टोटल करंट आई को ही निकालना है, ठीक है। ये टोटल करंट आई कितना फ्लो करेगा, बस हमें जो डेंसिटी है वो हमें वेरिएबल दे रखी है, ठीक है। तो जो वेरिएबल डेंसिटी है वो हमें जो दे रखी है वो दे रखी है ए इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो कैपिटल आर तो इसकी रेडियस है सिलेंडर की, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर ये है, इससे कितना आर डिस्टेंस पे वेरिएशन है, ठीक है। तो ये स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे इस क्रॉस सेक्शन पे, या इस क्रॉस सेक्शन पे देख लो आप, स्मॉल एलिमेंट ले लिया, ठीक है। वो दोबारा से शो कर देता हूँ इसको। तो हम इस क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इस पर स्मॉल एलिमेंट ले लो इस तरह से, ठीक है। तो ये स्मॉल एलिमेंट है जो आर डिस्टेंस पे है, और इसकी जो स्मॉल एलिमेंट की जो थिकनेस है वो कितनी है, डी आर है, ठीक है। तो उस स्मॉल एलिमेंट का जो एरिया है उसको डी ए ले लो, ठीक है। अच्छा, ऐसे ये डी ए क्यों ज़रूरत पड़ा, क्योंकि इस डी ए को हमें कंप्लीट इंटीग्रेट करना है इस पूरे सरफेस पे, है ना। तो यहाँ से जो फॉर्मूला पता है हमें टोटल करंट का कितना होता है, जे इंटू डी ए का इंटीग्रेशन, यही तो होता है। तो डी जे इंटू डी इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है, करंट ही ये है, तो कॉस 0 1 होगा, ठीक है। तो जे इंटू डी ए हो गया। तो अब क्या करें, जे की वैल्यू हमें गिवन है ए इंटू 1 माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। डी ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंट की बात करूँ, इसका डी ए निकालना है, तो क्योंकि इसका जो एरिया होगा वेरिएबल इसका वो कितना होगा, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो डी ए यहाँ से कितना आएगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, है ना। तो यहाँ डी ए की वैल्यू रख दो 2 पाई आर इंटू डी आर, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, है ना। इंटीग्रेट कहाँ से करना है, आर इज स्मॉल आर इज इक्वल टू 0 से लेके, यहाँ से 0 से लेके कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है। डी आर को इंटीग्रेट करना है इस पूरी क्वांटिटी को, ठीक है। तो ए क्या है, कांस्टेंट है, ए को बाहर ले आएंगे, ठीक है। अब पूरा इसको सोल्व करोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आप देखोगे, वो आएगा 5/3 पाई ए इंटू आर स्क्वायर, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। आपका जो टोटल करंट है कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आप डेंसिटी भी देख सकते हो यहाँ से, जो करंट डेंसिटी का अगर आप देखो यूनिट्स देखो, ठीक है, तो वो कांस्टेंट आनी चाहिए, देखो, क्योंकि ये पाई आर स्क्वायर है, ये टर्म अगर यहाँ पे लेके आओगे तो कुछ एक कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही है, ठीक है, करंट डेंसिटी, है ना। तो आप यूनिट्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, तो आपका कुछ वैल्यू आएगा इस तरह से आएगा फाइनली, ठीक है। तो अगर मतलब इस क्वेश्चन के अंदर यही था कि अगर हमारा वेरिएबल करंट डेंसिटी दे रखा होगा तो फॉर्मूला वही लगेगा, बस वेरिएबल करंट डेंसिटी को लिखना पड़ेगा हमें, बस इस टर्म को बाहर नहीं ला सकते आप, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो बस वही चीज़ हमें देखना है। तो इसके बाद हम नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, अगर जैसे कि फिगर में आपको दिख रहा है, ठीक है, तो एक ये मेटलिक वायर है, ठीक है, या मेटलिक का कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से क्या होगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो रेंडमली क्या होते हैं, कोई भी डायरेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, फिगर में तो आपको दिख रही है कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ठीक है, अगर मैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड ना करूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस तरह से मूव करता रहेगा इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड ना करूँ तो, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के पास में थर्मल वेलोसिटी है, ठीक है,
तो उस थर्मल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि ये कंडक्टर किसी रूम टेम्परेचर टी पे है, मैं इसको टी आर लिख देता हूँ, ठीक है। उस रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव ऑसिलेट करेंगे, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, जिग जैग मोशन बनाएंगे, ठीक है, इसको जिग जैग पाथ भी बोलते हैं। तो वहाँ से हम डिफाइन करते हैं उसकी जो VRMS है, ठीक है, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को लिखने का एक तरीका है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, उसको हम लिखते हैं √3kT/m। ये क्या है, आइडियल गैस की बात करें तब उस आइडियल गैस की तरह ही के पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, और उसका जो फॉर्मूला बनेगा VRMS का √3kT/m। नॉर्मल ये मैंने कब बताया, रूम टेम्परेचर के ऊपर, यहाँ पे टी को TR बोल सकते हो, रूम टेम्परेचर पे हमारा कुछ इस तरह से आएगा कि यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है, मास यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। तो ये √3 आता है स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, VRMS निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये VRMS क्या है, रैंडम है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो हर डायरेक्शन के अंदर रैंडम है, हम डायरेक्शन नहीं बता सकते इसकी, ठीक है। तो ये रैंडम जो डायरेक्शन है, और रैंडम का जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाला तो मेरा कुछ मैग्नीट्यूड मेरा इस तरह से आया, ठीक है। तो पर्टिकुलर कुछ इसके अंदर वेलोसिटी आएगा, ठीक है। और अब देखेंगे नेट करंट की बात करें, ठीक है, ये तो हुई VRMS की वैल्यू जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं की, ये प्रोवाइड नहीं है मेरा, ठीक है। तो इस तरह से आया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से हम एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, वो है हमारा यहाँ से नेट करंट आई नेट। जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं किया तो आई नेट कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और नेट जो यहाँ पे करंट देखने को मिलेगा हमें आई नेट 0 देखने को मिलेगा अगर हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं है, ठीक है, किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ है, VRMS कुछ होगा उसके पास में, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे √3kT/m, ठीक है, रूम टेम्परेचर को TR बोल दो चाहे, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिक्स से आता है, और इसका नेट करंट I = 0 होगा। अब हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, मैंने फिगर में आपको दिख ही रहा है, कुछ इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की। तो जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, तो डेफिनेटली क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज होगा तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एक चीज़ ये समझ में आई हमारे कि जो हमारे करंट की डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन हमारे पहले रैंडमली मूव कर रहे थे इस मेटल के अंदर, ठीक है, जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे थे, अब उनकी क्या हुई, एक डायरेक्शन फिक्स हो गई, ठीक है। तो उस डायरेक्शन जो हमारी फिक्स हुई है उसको मैं शो कर देता हूँ कुछ, ठीक है। इसका मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं अब क्या करेंगे, अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करेंगे, सारे के सारे, अगर मैं इसके अंदर शो करूं तो इलेक्ट्रॉन हमारे कुछ इस तरह से फ्लो करेंगे, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, अब जिग जैग पाथ नहीं होगा, जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने के बाद कुछ इस तरह से मोशन होगा, एक हमने इसको पाथ दे दिया, ठीक है। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक डेफिनेटली अगर वो सारे इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह से एक पाथ ले लिया उन्होंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो उन सब इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है, सेम एक्सीलरेशन लग रहा है, मतलब उन सब का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। उस वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट है वो हमने एक फिक्स कर दिया एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट कर दिया, वो पहले क्या कर रहे थे, जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे थे, अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन सारे क्या हो गए, ड्रिफ्ट हो गए। इसी से टर्म नाम आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम निकालते हैं, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देखते हैं कि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है। तो क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की है, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है हमारा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है हमारा ना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, E × E, है ना, स्मॉल e × इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यही तो होगा। और फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास × एक्सीलरेशन, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E × E, तो यहाँ से एक्सीलरेशन हमारा कितना आएगा, E × E/m, ठीक है। इसको मैं दोबारा से नोट कर देता हूँ कि जो हमारा एक्सीलरेशन आया है यहाँ से, ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ E × E/m। वेक्टर फॉर्म में दिखाऊंगा तो कि जो एक्सीलरेशन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों का जो अगर मैं डायरेक्शन देखूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और मेरा जो इलेक्ट्रॉन का मोशन का जो डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन है, वो मेरा ये है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज करूँ तो मैग्नीट्यूड वाइज कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। अब क्या है,
कि यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इस बात को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्सीलरेशन का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमें पता होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, क्योंकि एम भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कांस्टेंट प्रोवाइड किया है, तो ए यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करी थी। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होगी, वी इज इक्वल टू ए टी, ए की वैल्यू ई इंटू ई डिवाइड बाई में एम, क्यों हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में शो नहीं कर रहे इसको, ठीक है, इनटू टी। अब क्या है, टी क्या है, यहाँ पे टी को मैं टाउ से रिप्लेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे टाउ एक नई क्वांटिटी है, ठीक है। टाउ को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स, टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है। जो क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इस तरह डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में कोलिजन भी होगा। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक कोलिजन हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कोलिजन हुआ, तो पहले कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो भी एवरेज टाइम होगा, ठीक है, उन सब जो भी टाइम होगा उन सब का एवरेज लेंगे, तो उसी को बोलेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम, है ना। तो उस रिलैक्सेशन टाइम को मैंने क्या किया, इस टोटल टाइम से क्या किया, रिप्लेस कर दिया, कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कोलिजन के होने के बाद में क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी फिर से 0 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कोलिजन तक, मान लो ये फर्स्ट कोलिजन हुआ, यहाँ पे सेकंड कोलिजन हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक मान लो टाइम टाउ लगा, है ना। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि कोलिजन के जस्ट बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और यहाँ पे वेलोसिटी फिर वी गेन कर लेगा। फिर मान लो यहाँ दोबारा कोलिजन हुआ, दोबारा वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फिर यहाँ पे टाउ के अंदर, टाउ टाइम के अंदर ही दोबारा वेलोसिटी वी गेन कर लेगा। तो सेटिस्फाई कर रहा है ये चीज़ हमारा, है ना, कि हर टाउ के बाद में हमारा वेलोसिटी 0 से वी हो रहा है। तो इक्वेशन के अंदर डाला और हमारा कुछ वेलोसिटी क्या आया, ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। तो इसको मैं शो करूं तो हमारा जो वेलोसिटी आया, ठीक है, ठीक है, और जो वेलोसिटी आया वो कितना आया, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई टाउ इंटू डिवाइड बाई में, है ना। इसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई टाउ डिवाइडेड बाई में एम। इसका मतलब हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाउ है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है मास है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वी है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो कि जो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाऊँगा तो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ रही है हमारी। क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने का मतलब मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, फोर्स बढ़ाने का मतलब मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, टाउ बढ़ाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, टाउ का मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम। अगर उस कोलिजन के टाइम को बढ़ा दूँगा तो क्योंकि अगर मान लो जैसे इनिशियल केस ये है और फाइनल केस ये है ना, तो अगर मैंने रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या है, ये टाउ 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है, टाउ 2 है। सिंस टाउ 2 इज़ ग्रेटर देन टाउ 1 है, तो यहाँ से मान लो 0 इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट किया और इनका एक्सीलरेशन दोनों का सेम है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि 0 से यहाँ तक एक्सीलरेशन लगा और ये 0 से यहाँ तक एक्सीलरेशन लगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि एक्सीलरेट करता 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 यहाँ पे पहुँचेगा और एक्सीलरेट करता करता यहाँ पहुँचेगा, तो डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाउ 2 पे ज़्यादा होगी, मतलब टाउ बढ़ा दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन सेम ही है इस कोलिजन और इस कोलिजन के बीच में, है ना। और वापस यहाँ पे कोलिजन होगा तो वापस यहाँ इनिशियल वेलोसिटी दोबारा 0 हो जाएगी और फिर वो प्रोसेस सेम चलता रहेगा। तो ये दिखाने का मतलब यही था, शो करने का, कि जब टाउ बढ़ेगा, टाइम रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा, तो डेफिनेटली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या करेगी, हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ई इंटू कैपिटल ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम, ठीक है। इसको हम इस तरह से समझ भी सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ किस तरह से हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से, तो ये भी समझो आप, ठीक है, फिजिकली आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद में, ठीक है, हम चीज़ देखते हैं, क्योंकि अब तक हमने क्या कर लिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी पढ़ लिया और करंट हम पढ़ चुके हैं। तो जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ डिवाइडेड बाई में एम, है ना। स्मॉल एम यहाँ क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। वहीं करंट डेंसिटी हमारा क्या निकल के आया था, 4 करंट पर यूनिट एरिया मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। तो ये था हमारा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हमें रिलेट करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं, तो फिर से हम देख लेते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है, ठीक है, करंट कंडक्टर का हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है, ठीक है।
क्योंकि कंडक्टर काफ़ी मतलब वायर मान लो इसको कंडक्टिंग वायर है, तो इसका एक स्मॉल एलिमेंट है जिसका ये वाला लेंथ को मैं डेल्टा एल बोल देता हूँ, और ये वाला जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो प्रोवाइड की थी इसको, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की थी, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस डायरेक्शन में क्या कर जाएंगे, ड्रिफ्ट कर जाएंगे, है ना। ये चीज़ हमने देख ली, और वी डी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर जाएंगे, है ना। तो इसमें से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो ये करंट इस एरिया से पास हो रहा है, तो यहाँ से करंट डेंसिटी का रिलेशन आ सकते हैं आई अपॉन ए। तो सोच सकते हो इसकी कि यहाँ पे करंट डेंसिटी को हम वी डी से रिलेट करना है, तो क्या हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, वही चीज़ देखना है हमें ना। तो देखो डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी डी इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूँ, कि डेल्टा टी टाइम के अंदर ये वी डी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये इतना डिस्टेंस मूव करेगा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो ये कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं एक नई क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ, स्मॉल एन, जिसको बोलता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मान लो इस वॉल्यूम के अंदर एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैपिटल एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसका वॉल्यूम कितना है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू ये डिस्टेंस डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, वी डी इंटू डेल्टा टी। तो ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस स्मॉल एरिया के अंदर, ठीक, सॉरी एरिया ए के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज हमारा पास हो रहा है ना, तो डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं डेल्टा क्यूब चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। तो डेल्टा क्यू चार्ज पास हो रहा है, उस वो कैसे निकाल सकते हैं कि इस डेल्टा टी टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं, ठीक है। तो डेल्टा क्यू टाइम के अंदर डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं, ठीक है। तो मतलब, और वो डेल्टा टी टाइम के अंदर, है ना। तो डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन पास हुए। अब देखो तो डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो चार्ज है, ठीक है, वो कितना है, और जो डेल्टा एन इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं तो उसमें से नेट चार्ज कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज स्मॉल ई होता है ना, इंटू डेल्टा एन जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने पास हुए हैं इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ये नेट चार्ज हो जाएगा। तो ये नेट चार्ज क्या होगा, इसमें से पास हुआ है डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो डेल्टा एन का मतलब ये डेल्टा एन ही है एक प्रकार से, है ना, कि डेल्टा टी टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग है ये स्मॉल एन, है ना। तो यहाँ से देखो तो इलेक्ट्रॉन का स्मॉल चार्ज ई और डेल्टा एन यहाँ से कितना आएगा, स्मॉल एन इंटू एरिया इंटू वी डी इंटू डेल्टा टी, है ना। डेल्टा टी टाइम से ये डेल्टा एन भी लिख सकते हो इसको, है ना। तो कुछ इस तरह से हमारी क्वांटिटी आई है ना। तो यहाँ से देखो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, इस डेल्टा टी को इसके डिवीजन में ले जाओ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा क्वांटिटी हमारा, एन ए वी डी इंटू ई, है ना। तो इसी को डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को हम करंट बोलते हैं, तो करंट हमारा कितना आया, एन ए वी डी इंटू ई। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है, इस क्वान्टिटी को, कि हमारा जो करंट आया यहाँ से टोटल करंट एन इंटू ए इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू चार्ज ई, है ना। इलेक्ट्रॉन का, सिंगल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो ई, है ना। एन क्या है पे, नंबर ऑफ टर्न्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और ई क्या है यहाँ पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और करंट के साथ रिलेशन आ गया। तो यहाँ से आई अपॉन ए क्या लिख सकता हूँ, तो ए को इसे डिवीजन में ले जाऊँगा, तो आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, और जे हो जाएगा एन इंटू वी डी इंटू ई। अब देखो जे इंटू एन इंटू वी डी इंटू ई, ये क्या है, यही तो रिलेशन है, वेलोसिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का रिलेशन, है ना। और वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर। क्यों ऐसा, क्योंकि देखेंगे, क्योंकि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसकी डायरेक्शन ये थी और करंट डायरेक्शन ये थी ना, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, कुछ मैग्नीट्यूड तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये नेगेटिव होगा, जे वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जस्ट इसकी अपोजिट होगी, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू एन इंटू वी डी इंटू ई। हमें मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जे इज इक्वल टू एन इंटू वी टू इंटू ई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आपको एक याद रखना है, अगर आपने करंट वाले फॉर्मूले को याद कर लिया, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी इंटू ई, तो वहीं से ए से एरिया से डिवाइड कर दोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का रिलेशन आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओम्स लॉ ड्राइव करेंगे अब, ठीक है। यहाँ से ओम्स लॉ कैसे निकालेंगे वो देखोगे आप। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आया था, हमारा यहाँ से जो निकल के आया है, ठीक है, तो जो जे निकल के आया था वो हमारा निकल के आया है एन इंटू ई इंटू वी डी, है ना।
तो एक चीज़ देखो, वी डी को मैंने पिछले सेक्शन के अंदर वी डी हमने बताया था वैल्यू ई इंटू ई टाउ बाई एम, है ना, ये फॉर्मूला था वी डी का, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में जो रिलेशन था टाउ का, है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो जे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में आ जाएगा, है ना, एन इंटू ई, और ये कुछ वी डी की वैल्यू पुट करो तो यहाँ से कितना आएगा, एन इंटू ई स्क्वेयर इंटू ई टाउ डिवाइडेड बाई में एम, है ना, तो इसको टाउ यहाँ लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिख दो, ठीक है, जे ये टाउ है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रिलेशन आया। इसका मतलब देखो, जो एन है वो कांस्टेंट रहेगा एक मटेरियल के लिए, एम कांस्टेंट रहता है, ई कांस्टेंट रहता है, और टाउ रहता है ना। तो अब देखो कि जे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बढ़ाओगे तो करंट डेंसिटी आपका क्या करेगा, बढ़ेगा, है ना। तो इसको आप फिजिकली भी समझ सकते हो कि अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड बढ़ा दूँ, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ा दूँ तो करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। उनकी जो डायरेक्शन देखोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की और करंट डेंसिटी की, वो सेम डायरेक्शन होगी। तो मैं इसको मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज भी इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि जे की डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, लेकिन वी डी क्या होगा, वी डी इस डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और जे का रिलेशन देखना है हमें, तो जे और ई का रिलेशन होगा जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई होगा, है ना। तो अगर मैं इसको फिर से लिखूँ, जे इज इक्वल टू, ठीक है, एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम, है ना, इंटू ई, और वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से होगा, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है ना। यही जे की डायरेक्शन है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। और ये क्वांटिटी सिंस कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बोलते हैं सिग्मा, जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, है ना, यहीं से कंडक्टिविटी का रिलेशन आया। तो जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ बोलते हैं इसको, सॉरी माइक्रोस्कोपिक, इसको माइक्रोस्कोपिक क्यों बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस क्वांटिटी के अंदर आपका सिग्मा आ रहा है, और सिग्मा को आप टाउ, है ना, रिलैक्सेशन टाइम और इन चीज़ों से डिनोट कर सकते हो, आप इसको वीडी की टर्म में भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो, उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होगी, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होता है वो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है। जो ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला आता है, वो 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो वो क्या है, उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होता है। यहाँ पर क्या है, माइक्रोस्कोपिक, तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है इसकी, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, तो इसको हम बोल सकते हैं ओम्स लॉ इन, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म को, ठीक है, जो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ठीक है, बी इज इक्वल टू आई आर, उसके अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्जन देखते हैं कि वो कन्वर्जन होता है या नहीं होता है, ठीक है। कि जे इज इक्वल टू सिग्मा ही निकल के आया है हमारा यहाँ से। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिग्मा का फॉर्मूला एन ई स्क्वेयर टाउ बाई एम, ठीक है। तो इसको हम फिजिकली समझ भी सकते हैं, किस तरह से देखो, ठीक है। अगर मैं सिग्मा को ही कंसिडर करूं, फिर मैं ओम्स लॉ को डिराइव भी करेंगे हम, ठीक है। अगर हम फिजिकली सिग्मा को समझें, ठीक है, तो सिग्मा हमारा क्या निकल के आया, ठीक है, सिग्मा का मतलब कंडक्टिविटी, है ना, कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिग्मा, इस चीज़ को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मान लो हमारा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है, मतलब मेरा एक इलेक्ट्रॉन के बीच का जो कोलिजन टाइम है वो क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो कोलिजन टाइम का बढ़ने का मतलब मैंने एक चीज़ ये भी बताई थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो अच्छा, तो कोलिजन टाइम का बढ़ने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, है ना। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, है ना, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली बात है, नंबर ऑफ़ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ अगर कोलिजन्स कम हो जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। यही रीज़न होता है कि टाउ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा क्यों कि एक पर्टिकुलर एरिया के वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आप बढ़ा दोगे, नंबर ऑफ़
स्पीसीज़ आप बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली क्या कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अच्छा एक चीज़ और देखो, कंडक्टिविटी का इन्वर्सली अगर हम देखें, कंडक्टिविटी का इन्वर्सली को बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी। वो क्या होती है, 1 अपॉन कंडक्टिविटी होती है 1 अपॉन सिग्मा। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1 अपॉन सिग्मा करोगे तो m/n² टाउ। इसी को भी समझ सकते हो, टाउ बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेजिस्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी अगर टाउ बढ़ेगा, है ना। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगी, ये चीज़ से समझा सकते हैं ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस भी क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, सिग्मा और रो का फॉर्मूला, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा माइक्रोस्कोपिक लॉ था, ठीक है, उसको हम ओम्स लॉ को, उसको हम मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ से देखते हैं कि मैक्रोस्कोपिक लॉ में किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। तो माइक्रोस्कोपिक लॉ हमारा क्या था, J = सिग्मा × E, है ना, यही था। और था क्या, जैसे मान लो ये वाले दो हमारे ठीक है, ये 2 पॉइंट थे, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट, और उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से थी, है ना। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मान लो मैं V से डिनोट करूँ, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जो इस चीज़ का हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से पता भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी हो जाएगी, V पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट, ये टोटल लेंथ अगर मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है ना, तो ये L हो जाएगी। ये चीज़ हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, V = E × L या E = V/L, है ना, ये चीज़ पता है। तो अच्छा, और J को हम क्या लिख सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, क्योंकि हमें अगर इस माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी को मैक्रोस्कोपिक में करना है, मतलब I और V की टर्म्स में करना है ना, क्योंकि ओम्स लॉ की जो मैक्रोस्कोपिक लॉ है वो क्या है, V = IR है। तो V और I में कन्वर्ट करना है ना, पोटेंशियल और करंट में। तो यहाँ पे करंट J को हम I/A लिख सकते हैं और E को V/L कर सकते हैं ना। तो देख रहे हो अब V और I की टर्म में चेंज हो गया है ना, V/L, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो I/V को क्या लिख सकते हो, सिग्मा × एरिया डिवाइडेड बाय L, है ना। अच्छा, इसको सिग्मा को 1/ρ भी लिख सकते हैं, तो ये कितना आएगा, 1A × ρ/L, है ना। और यहीं से देखा होगी I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। तो यहाँ से देख सकते हो आप V = कितना आएगा, ρL/A × I, यह फॉर्मूला, है ना। और यही क्या होता है, V = IR होता है, यही तो होता है आपका ओम्स लॉ, V = IR। तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी निकल के आ जाता है हमारा, रेजिस्टेंस आ जाता है ρL/A, जो 10th क्लास में आपने पढ़ा है, V = IR, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो माइक्रोस्कोपिक लॉ है वो मैक्रोस्कोपिक लॉ के अंदर आपने जो कन्वर्जन देख लिया आपने, ठीक है। तो ये ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक लॉ था और ये मैक्रोस्कोपिक लॉ है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम जो हमारा फॉर्मूला आया है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है वो क्या आया है, रेजिस्टिविटी × लेंथ / एरिया A, है ना। ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया है ना। और रेजिस्टेंस, जिस तरह से रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी का इन्वर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी सिग्मा, है ना। इस तरह रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है कंडक्टेंस, 1/R से डिनोट करते हैं, तो 1/R लिखेंगे तो ये कितना उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे तो कितना आएगा, A/ρ × L, और 1/ρ को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा A/L। तो ये फॉर्मूला होगा कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस = कंडक्टिविटी × एरिया अपॉन L, और रेजिस्टेंस = रेजिस्टिविटी × L/A। तो यहाँ पे L/A आएगा, यहाँ पे A/L आएगा, है ना। बाकी ये जो ये वाले हैं वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, सिग्मा और रो, है ना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो यहाँ पे रो होता है रेजिस्टिविटी, ये क्या करता है, हमारा मटेरियल डिपेंडेंट होता है, ठीक है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, प्लस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इस चैप्टर के लास्ट में हम देखेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है रेजिस्टिविटी, है ना, वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, भले ही L और A आ रहा है, लेकिन अगर इसको देखो जो रेजिस्टिविटी होता है इसका, वो फॉर्मूला रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में L और A आ रहा है, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होता है, L और A मतलब डायमेंशंस के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जो डायमेंशंस होती हैं उनके इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता। मतलब रो और जिसको आप कंडक्टिविटी, इसका जो रेजिस्टिविटी का इन्वर्स कंडक्टिविटी सिग्मा, ठीक है, रो और सिग्मा का वेरिएशन सेम ही है, मटेरियल और टेम्परेचर के डिपेंड करते हैं, और हमारा जो शेप और साइज़ है उस पर डिपेंड नहीं करते ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी समझेंगे यहाँ पे। अगर हमें कुछ इस तरह से ही L लेंथ का, B ब्रेड्थ का और हाइट H का क्यूबॉइड दे रखा है,
ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इसके अंदर जो हमें कुछ इस तरह से करंट दे रखा है, मान लो इस डायरेक्शन के अंदर करंट दे रखा है फर्स्ट केस में, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, और इसकी जो मटेरियल है, जो भी मटेरियल है इसके अंदर जो फिल है येलो कलर में आपको दिख रहा है, इसका मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी आपको रो दे रखा है, तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। रेजिस्टेंस का कैसे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के सिंबल को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं ना। तो अगर मान लो ये ADE प्लेन है और ये प्लेन है ना, इन दोनों के बीच का है ना, करंट आई फ्लो कर रहा है और ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, रो इंटू एल बाई ए। अच्छा, तो रो एल क्या चीज़ है, ये वाली जिस डायरेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है, और ये वाली लेंथ एल है ना, तो ये वाली लेंथ कितनी है, एल है, और एरिया कितना है, ये वाला एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जो क्रॉस सेक्शन है बी इंटू एच, है ना। तो ये आ गया कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से, है ना। अच्छा, या क्वेश्चन में अगर करंट ना दिया होता, बोल लेता इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का रेजिस्टेंस बता दो, तो यही आएगा, इस प्लेन और इस प्लेन का रेजिस्टेंस का मतलब करंट की डायरेक्शन देख लो, ये डायरेक्शन होगी करंट की, या फिर इसके जस्ट अपोजिट कर दो, जस्ट इसके अपोजिट, बात तो एक ही है लेकिन रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको, इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, क्या इसके अंदर हम करते हैं करंट की डायरेक्शन ये, है ना, ये बोल दो करंट की डायरेक्शन ये है, और तो हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टिविटी इसकी रो ही गिवन है, या बोल दे इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का रेजिस्टेंस निकाल दो, तो बात एक ही है। तो क्या बोलेंगे, रो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और एल कितना है, ए कितना है वो देख लो, तो लेंथ कितना होगा, इस ये वाला लेंथ जो करंट के अलोंग लेंथ एल है ना, तो कितना आएगा, इसका करंट के अलोंग लेंथ कितना है, हाइट एच, है ना, अपॉन एरिया, एरिया कितना है, ये वाला क्रॉस सेक्शन, तो ये क्रॉस सेक्शन कितना है, बी इंटू एल, तो ये आएगा रेजिस्टेंस हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इन जनरल फिर अगर आप बोल सकते हो इन जनरल कुछ इस तरह से, अगर मान लो आपके पास कुछ इस तरह से कंडक्टर गिवन है, इसमें से करंट इस तरह से आई फ्लो कर रहा है, इसमें से एरिया ए है, लेंथ इसकी एल ये है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें वही इनर रेडियस इसकी जो होलो स्फीयर दे रखा है, होलो सिलेंडर दे रखा है, जो इनर रेडियस इसका R1 मान लो, आउटर रेडियस इसका R2 मान लो, ठीक है। और हमें क्या बताना है, अगर मान लो जो हमें ये वाली लेंथ है, अगर ये इतना पार्ट है, ठीक है, ये वाली लेंथ L गिवन है, ठीक है, तो हमें अगर मान लो करंट डायरेक्शन ये है, आई दे रखा है, तो हमें क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है ना। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रेजिस्टेंस देख लो, R इज इक्वल टू रो, अगर मटेरियल का रो दे रखा है, इनटू अगर ये लेंथ हमें L है करंट की डायरेक्शन में, और एरिया कितना आएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई, सॉरी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा रेजिस्टेंस, सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं अपने, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें क्या पूछा गया, सिमिलरली अगर अब देखो हमें जो रेजिस्टिविटी था, ठीक है, उसमें हमें क्या दे रखा था, कांस्टेंट दे रखा था पिछले में रो, अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी क्या है, फंक्शन दे रखा है हमें टाइम, इस स्मॉल आर का फंक्शन दे रखा है, मान लो 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, कुछ इस तरह से फंक्शन दे रखा है रेजिस्टिविटी का। अब बताओ कि कितना हमारा यहाँ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो डेफिनेटली वही बात, वही चीज़ लेना है हमें, स्मॉल एलिमेंट एरिया ए लेना है यहाँ से, ठीक है। तो अब देखो कि हमारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अगर देखो कि अगर इस छोटे से एलिमेंट का, इसने ये वाला जो एलिमेंट लिया है, इसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आपने क्या ले लिया, DR रेजिस्टेंस ले लिया मान लो, ठीक है। तो अगर मैं इसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे जोड़ूँ इसके अंदर, ठीक है, तो अब देखो काफ़ी सारे एलिमेंट्स जोड़ूंगा तो ये क्या होगा, एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपने कैपेसिटर के अंदर भी पढ़ा होगा, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, है ना। तो अगर हम सीरीज़ पैरेलल के वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के अंदर, तो हमें फॉर्मूला पता होने चाहिए, ठीक है। तो पैरेलल के अंदर हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R नेट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरह से ही इसको क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हम तब करेंगे, ठीक है, जब हम कॉम्बिनेशंस की बात कर लेंगे, उसके बाद में हम इस प्रॉब्लम को फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमें कॉम्बिनेशन कर लेंगे, उसके बाद में इस प्रॉब्लम को हम डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इससे इसी प्रॉब्लम को चेंज कर देते हैं, ठीक है।
जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक रोड लेंगे इस तरह से, ठीक है, और इसका जो रजिस्टिविटी है, ठीक है, इसका जो रजिस्टिविटी है, ठीक है, और इस रोड का लेंथ मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ एल है ना, ये 0 से लेके कैपिटल एल है लेंथ, है ना, और मैंने इसका रजिस्टिविटी है, ठीक है, रजिस्टिविटी एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, ए इंटू एल बाई, ठीक है, कैपिटल एल, इसका एक फंक्शन है रजिस्टिविटी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेके स्मॉल एल तक वेरी करेंगे तो रजिस्टिविटी बढ़ता रहेगा, तो इधर इधर जाएंगे तो रजिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। और हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, करंट का डायरेक्शन ये है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये है, तो डेफिनेटली इसका क्रॉस सेक्शन होगा, मान लो क्रॉस सेक्शन का जो हमें एरिया है वो ए गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एरिया के अंदर, एरिया हमारा कांस्टेंट है, तो इस एरियल जो पार्ट है इसके अंदर तो रजिस्टिविटी का कोई चेंज नहीं आया, हमारा लेंथ के अंदर चेंज है। इसका मतलब हम इसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ये वाला पार्ट फिर ये वाला पार्ट, है ना, तो लेंथ के अलोंग काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से डील कर सकते हैं, है ना। तो अब क्या होगा, ये पहले जैसे पैरेलल का केस बना था, अब क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस क्या है एक दूसरे के साथ में किस तरह से लगे हुए हैं, एक दूसरे के साथ सीरीज़ में लगे हुए हैं ना, इस तरह से ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस। तो इस सीरीज़ के अंदर तो हमें पता है कि सम होता है नेट R1 + R2, तो इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट ही, है ना। तो इस फॉर्म इसको हम डायरेक्ट ईजिली कर सकते हैं इसको, है ना। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये देखो कि जो मैं अगर फिर से लिख लेता हूँ, रजिस्टिविटी हमने लिखा था ए इंटू स्मॉल एल डिवाइडेड बाई में कैपिटल एल, है ना, कुछ इस तरह से था, और हमारा लेंथ एल था, है ना, स्मॉल, अगर स्मॉल एलिमेंट लूँ डी एल लेंथ पे, एल लेंथ पे डी एल लेंथ की स्मॉल एलिमेंट लूँ, है ना, तो डी आर कितना हो जाएगा, स्मॉल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, रजिस्टिविटी, है ना, इंटू डी एल बाई ए, है ना। अच्छा, तो रजिस्टिविटी हमें कितना दे रखा है, ए इंटू स्मॉल एल बाई ए, यहाँ पे कांस्टेंट है एल, ठीक है, यहाँ पे डी एल है और डिवाइड बाई में ए है, तो ये तो कांस्टेंट है एल इंटू ए, और ए ये चीज़ बाहर ले आओ, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर दो तो इंटीग्रेशन में आएगा एल इंटू डी एल, है ना, ये आएगा ए बाई एल बाई ए, है ना। अब इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करोगे, इस स्मॉल एल 0 से लेके कैपिटल एल तक, है ना, तो 0 से लेके कैपिटल एल तक, तो कितना आएगा, एल स्क्वायर बाई 2 आएगा, इसको लिख सकते हो एल स्क्वायर बाई 2, है ना, इंटू ए डिवाइडेड बाई में एल ए, है ना, तो एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला आएगा फाइनल रिजल्ट आएगा ए इंटू एल डिवाइडेड बाई में 2a, तो ये तो कांस्टेंट है। अब डायमेंशंस भी चेक कर सकते हो, एल बाई ए के डायमेंशन ही आ रहे हैं हमारे, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी अगर हमें कुछ दे रखी है, कांस्टेंट नहीं दे रखी है, कुछ फंक्शन दे रखी है, तो हम फिर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या था, इसमें पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगेगा, जब हम पैरेलल वाली बात करेंगे तो हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे, ठीक है, जब कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी सीरीज़ वाले में बताओ सम होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ और नोटिस कर लो कि जो यूनिट्स की बात करें, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रजिस्टिविटी इंटू एल बाई ए बोलते हैं ना, तो एल का यूनिट लेंथ होता है, एरिया का यूनिट एल स्क्वायर होता है ना। तो इसका मतलब जो रजिस्टिविटी की हमारी यूनिट होएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस को ओम बोलते हैं, तो ओम इंटू मीटर, है ना, तो इसके मतलब रजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी ओम मीटर के अंदर होगी हमारी, ठीक है, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, ठीक है। और रजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो ओम मीटर के अंदर होगी, और सिमिलरली जो कंडक्टिविटी की यूनिट होगी वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, इसकी यूनिट होगी, ठीक है। और रजिस्टिविटी को डेफिनेशंस हम ये भी बोल सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हैविंग द डायमेंशंस ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, या लेंथ ऑफ 1 यूनिट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं रजिस्टिविटी को, ठीक है। और रजिस्टिविटी मैंने बताया कि टाइम टेम्परेचर के डिपेंडेंट होती है, ठीक है, और मटेरियल के डिपेंडेंट होती है, लेकिन डायमेंशंस के इंडिपेंडेंट होती है। रजिस्टिविटी आपको कांस्टेंट भी गिवन हो सकती है, और कुछ इस तरह से आपको फंक्शंस भी गिवन होती है, जिससे हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है, कि अगर हमें एक रोड दे रखी है, रोड क्या, एक वायर दे रखा है, ठीक है, एक वायर दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें ए गिवन है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो गिवन है भी नहीं, लेकिन तो भी हमें एक वायर दे रखा है, ठीक है। इन जनरल क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लो उसका, ठीक है,
अगर मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन भी नहीं है हमें, ठीक है, हमें लेंथ इतना गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ एल का हमें एक वायर दे रखा है, इसको हमने एक्सटेंड किया, ठीक है, और क्या हुआ, इसकी हमने शेप को चेंज किया, ठीक है, और इसको एल को हमने क्या कर दिया, एन टाइम्स एल कर दिया, मतलब इसको हमने एन टाइम्स क्या कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया, सच दैट इसका वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, या इसका जो मटेरियल है वो कांस्टेंट रहे। मटेरियल इसमें ना हमने यूज़ किया है कोई दूसरा मटेरियल, बस इसी को हमने डिफॉर्म कर दिया इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम रहना चाहिए। हाँ, तो हमें बताना है कि अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, आर डैश, वो कितना होगा, तो आर डैश निकालना है। तो सिंस वॉल्यूम दोनों का सेम है ना, वॉल्यूम ऑफ वी इक्वल टू वी डैश आएगा, है ना। तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, एल इंटू इसका एरिया मान ले तो ए है, इसका ए इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ कितनी होगी, एन इंटू एल, और एरिया कितना है, ए डैश, है ना। तो इस यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एल से एल कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ए डैश यहाँ से कितना निकल के आया, ए बाई एन, ठीक है। तो ये क्वांटिटी ध्यान रखो, ए डैश इज इक्वल टू ए बाई एन होगा, है ना। तो ए डैश इज इक्वल टू ए बाई एन है, तो यहाँ से अब देखो आर डैश निकालना है हमें, तो आर डैश कैसे निकाल सकते हैं, मैं फिर से लिख सकता हूँ यहाँ पे कि ए जो हमारा आया है, ए डैश आया वो ए बाई एन आया है ना, और हमारा कुछ हमने इस तरह से एल लेंथ की रोड को एन एल कर दिया, इसका एरिया ए है और इसका एरिया ए डैश है ना। अब हमें रेजिस्टेंस निकालना है, इसका रेजिस्टेंस आर, इसका आर डैश, तो आर डैश कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस हमारा, क्योंकि हमने मटेरियल वही रखा है तो ये तो रो ही रहेगा, रो इंटू एल बाई ए, है ना। तो अब इसका एल कितना हो जाएगा, एन इंटू एल, और बाई ए, एरिया इसका कितना हो जाएगा, ए डैश, और ए डैश कितना है, ए बाई एन। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वेयर इंटू रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए क्या था, पुराने वाले का रेजिस्टेंस आर, है ना। तो कितना आएगा, एन स्क्वेयर आर, इसका मतलब आर डैश कितना आया, एन स्क्वेयर आर। इसका मतलब हम किसी भी रेजिस्टेंस को, है ना, इसका मतलब यही हुआ कि हम किसी भी कंडक्टर को एन टाइम्स उसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस रहता है उसके स्क्वायर के टाइम्स बढ़ जाएगा, है ना। इसको मतलब अगर हमने 2 टाइम्स कर दिया इसकी लेंथ को, इसके 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स कर दिया 9 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स कर दिया 16 टाइम्स हो जाएगा, तो स्क्वायर की फॉर्म में डायरेक्ट चेंज होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये फॉर्मूला भी देख सकते हो, बाकी आप सोल्व करके भी देख सकते हो। कई बार क्या होता है, आपको दुगने की जगह आपको क्या बोल देता है 2/3 टाइम्स, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। n का मतलब यहाँ पे वही हुआ, ठीक है, n की वैल्यू 2/3 भी लिख सकते हो जब ये, है ना। अच्छा, तो n टाइम्स बढ़ा दिया तो ये n स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है एरिया भी कम कर देता है क्वेश्चंस में, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज़ मत करना। उस केस में जब जो हमें क्या करना है, एरिया का जो रिलेशन निकालना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये कॉन्सेप्ट लगाना है, इसका वॉल्यूम वी इज इक्वल टू वी डैश वाला लगा के रेजिस्टेंस का कंपेयर करवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है, वहाँ भी से भी एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, कि हमने एक वायर को स्ट्रेच करके 10% इसको इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो मतलब इसको हमने, जैसे वायर मान लो हमारा एल लेंथ का था, ठीक है, और हमने इसको 10% क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा, एल प्लस 10% बढ़ाया ना, तो कितना हो जाएगा, ये एल प्लस 0.1 इंटू एल हो जाएगा, मतलब 1.1 एल हो जाएगा। ये चीज़ तो समझ रहे हो, 0.1 कहाँ से आया, 10%, 10/100, है ना, 10/100 इंटू ओरिजिनल लेंथ एल से बढ़ गया वो, तो टोटल लेंथ अब कितनी हो जाएगी, 1.1 इंटू एल, ये चीज़ समझ लो आप, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो इतना 10% लेंथ बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कितना चेंज होता है, ठीक है। तो अब क्या है, 10% की जगह आप और परसेंटेज भी दे सकता है, 15%, 20%, है ना। तो इन जनरल मान लो n% बढ़ाया, है ना, तो लेंथ इसका कितना हो जाएगा, l प्लस n/100 इंटू एल, ये ओरिजिनल, इसके बाद चेंज होने के बाद ये लेंथ हो जाएगी ना। तो यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकालोगे इन जनरल, तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, पुराने वाला रेजिस्टेंस मान लो R0 था, ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, R डैश, नया रेजिस्टेंस R डैश आएगा, वो कितना आएगा, R इंटू 1 प्लस n/100 का स्क्वायर। अब ट्राई करके देख लेना, यही आएगा आपका, ठीक है। मतलब आपको जो रेजिस्टेंस होगा 1 प्लस n/100 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो इतना टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। n क्या है, यहाँ पे परसेंटेज है, 10% है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 रखो, 10 रखोगे तो कितना आएगा, 1.1 का होल स्क्वायर, तो वही आएगा जो आपने देखा था 1.1 एल इंटू एल, है ना। तो एरिया उस हिसाब से चेंज होगा कि रेजिस्टेंस हमारा ऐसा जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी देख सकते हो, बाकी निकाल भी सकते हो। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना आप।
इसके बाद देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर देखना है हमें रेजिस्टेंस का, है ना, रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी, दोनों चीज़ों का देखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा टेम्परेचर वाली चीज़ को समझने के लिए एक बार आप फॉर्मूला देख लो रेजिस्टिविटी का फिर से, टाउ वाला। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ। क्वांटिटी फिर से बता देता हूँ, एन यहाँ पे क्या है नंबर डेंसिटी, ई स्क्वेयर क्या है चार्ज इलेक्ट्रॉन का, टाउ क्या है यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, टाउ क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी के, है ना, मतलब टाउ बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा, है ना, ये चीज़ है। अच्छा, तो टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेशन दे सकते हो कि मान लो किसी ये मेरे पास कंडक्टर है और इसकी सराउंडिंग का मैं टेम्परेचर या इसी का टेम्परेचर में बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेफिनेटली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो क्या करेंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे, है ना, तो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स उसके ज़्यादा हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो टाउ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और टाउ घट जाएगा। ठीक है, तो टाउ अगर घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि टाउ घट रहा है और रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दोबारा से बता देता हूँ, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे जो कोलाइड कर रहे हैं वो बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ़ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो नंबर कोलिजन्स बढ़ गए, तो एवरेज जो टाइम लग रहा था दो कोलिजन्स के बीच का वो क्या जाएगा, घट जाएगा। और ये क्योंकि रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ था, इसलिए क्या होगा, टाउ अगर घट जाएगा तो रेजिस्टिविटी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, और चीज़ से भी चीज़ देख सकते हो, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ गए तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो डेफिनेटली हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी, ये रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, उस चीज़ से भी देख सकते हो। और डेफिनेटली क्या हो, टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, बढ़ेगी, है ना। तो अब यहाँ से इसका मतलब टेम्परेचर के साथ हमारा जो रेजिस्टिविटी का ग्राफ होगा, ठीक है, रो का टेम्परेचर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अच्छा मैंने ये यहाँ पे टेम्परेचर क्या है केल्विन में ली है, मतलब 0 केल्विन से लेके ऐसे पड़ेगा। इन जनरल स्केल के अंदर सेल्सियस के अंदर होता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे अगर मैं सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में लूँ तो ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से डॉट डॉट दिखाऊँ, मतलब कुछ इस तरह से आएगा। और ये क्या होगा, ये -273 पे कोइंसाइड करेगा एक्स एक्सिस के साथ, है ना, तो -273 डिग्री सेल्सियस, या इसको बोल सकते हैं 0 केल्विन। तो ये 0 केल्विन ही है, लेकिन ये सेल्सियस स्केल तो 0 के ऊपर कुछ वैल्यूज़ आएगी यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया आपको डिग्री सेल्सियस के साथ, और ये केल्विन के साथ ग्राफ 0 से कोइंसाइड करेगा ना। ये मैं नेगेटिव वाई एक्सिस के अंदर ये -273 या 0 केल्विन के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं, जो हमारा यहाँ से फॉर्मूला आएगा। ठीक है, ये मैं रेजिस्टिविटी की बात करी तो रेजिस्टिविटी का यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो टेम्परेचर डिपेंडेंस रहता है हमारा। ठीक है, तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ओनली कंडक्टर्स की, है ना, मेटल्स की, या बोल सकते हो आप कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स के अंदर ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, ठीक है, तो अगर इन जनरल कोई भी मटेरियल के लिए या इन जनरल कोई भी कंडक्टर के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ, ठीक है, तो रो इज़ इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन, ठीक है, रेजिस्टिविटी। यहाँ पे अब देखो ये कुछ मैंने टर्म्स लिखे, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस टी। ठीक है, तो डेल्टा टी को आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी को लिख सकते हो टी माइनस टी नॉट, T0। अच्छा यहाँ पे है क्या चीज़ ये एक्चुअली में, रो नोट क्या है, रो नोट है रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T0। ठीक है, और रो क्या है यहाँ पे, रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर T। इसका मतलब क्या होगा, अगर हमें टेम्परेचर T के ऊपर रेजिस्टिविटी निकालनी है, मतलब T पे हमें रो निकालना है, ये वेरिएबल है दोनों, T वेरिएबल है, रो वेरिएबल है, मतलब हमें मान लो रूम टेम्परेचर पे निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करोगे, ठीक है, मतलब 298 आएगा ना, तो 298 केल्विन पे निकालना है ना, तो 298 केल्विन पे हमें रेजिस्टिविटी हम क्या करें, एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे। लेकिन ये वैल्यूज़ कहाँ से पुट करेंगे, रो नोट और टी नोट, ये वैल्यूज़ कहाँ से आएगी हमारी, मतलब एक्सपेरिमेंटली नहीं, फॉर्मूला से। अगर टी हमें पता होगा 298 केल्विन, तो हमें रो आना चाहिए हमारा वैल्यू, तो रो नोट और टी नोट कैसे रखेंगे, तो रो नोट और टी नोट क्या होगा, टी नोट एक भी टेम्परेचर ले लो, मान लो 0 सेल्सियस ले लो, है ना, 273 केल्विन, तो 273 केल्विन पे रो नोट की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली हमें पता होगी, तो ये नॉन क्वांटिटी है और ये हमें वेरिएबल क्वांटिटी है रो और टी।
ठीक है, मैं फिर से लिख देता हूँ इस चीज़ को, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी को टी माइनस टी नॉट लिख दिया। यही फॉर्मूला हो गया ना। इसका मतलब हमारा जो टी नॉट है और रो नॉट है ये तो फिक्स है कि एक्सपेरिमेंटली कि 273 केल्विन या फिक्स एक टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टिविटी आती है हमारी, ये फिक्स है कि टी नॉट पे रो नॉट आता है, तो ये वैल्यू तो होगी हमारी फिक्स 1। और अल्फ़ा क्या चीज़ है यहाँ पे, अल्फ़ा को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ये कांस्टेंट होती है एक मटेरियल के लिए, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा होता है, ठीक है, वो कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, मैं बताऊंगा अल्फ़ा की चीज़ भी बताऊंगा, लेकिन ये मान लो ये फिक्स होता है एक मटेरियल के लिए। और टी नोट और रो नोट हमारा एक्सपेरिमेंटली आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो रिलेशन आया किसके बीच में, रो और टी का, तो रो और टी यहाँ पे क्या है, फंक्शन है ना, वेरिएबल है रो और टी, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम रो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टिविटी। रो निकालना है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, तो इन दोनों की वैल्यू मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, तो 298 केल्विन यहाँ रख दो और यहाँ पे रो हमारा निकल के आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा भी गिवन होगा, टी नोट भी गिवन होगा, रो नोट भी गिवन होगा, ठीक है। और अल्फ़ा क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट को समझने की कोशिश करते हैं होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमारा, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ठीक है, ग्राफ से पहले एक चीज़ और देख लो कि अगर इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम एलॉय की होती है, उससे कम सेमीकंडक्टर की होती है, एससी से लिख रहा हूँ, और उससे कम होती है मेटल्स की, सबसे कम होती है, ठीक है। मेटल्स का मैंने ग्राफ बता ही दिया, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ स्ट्रेट लाइन बनता है, अल्फ़ा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है इसमें, ठीक है। अच्छा, सेमीकंडक्टर के अंदर अब मैं बता दूँ रेजिस्टिविटी का ग्राफ टेम्परेचर के साथ में इस तरह से होता है, मतलब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये वेरिएशन क्या है, इन जनरल एक सिंगल टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है। और ये वेरिएशन क्या बोलूँ, टेम्परेचर, एक वेरिएबल टेम्परेचर के साथ कुछ इस तरह से रिलेशन आता है कि ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ में घट रही है, ठीक है। ये वेरिएशन है, ये ग्राफ वेरिएशन का, और ये पर्टिकुलर एक सिंगल टेम्परेचर के ऊपर वैल्यूज़ का कंपैरिजन है, रेजिस्टिविटी का जो हम मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं, ठीक है, उसकी। अच्छा, एलॉयज़ के अंदर क्या होती है, एलॉयज़ क्या होता है, तो एक दो या दो से ज़्यादा मेटल्स की बनी होती है, तो इसका रेजिस्टेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टिविटी इसकी सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होगी, ठीक है। इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा हमें पता है रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। ग्राफ क्योंकि नहीं बना सकते एलॉय और इंसुलेटर का, क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स के अंदर इनका जो ग्राफ रहता है वो अलग अलग जाता है हमारा, ठीक है। अच्छा, एक हम सुपर कंडक्टर की बात करते हैं, यहाँ मैंने सेमी कंडक्टर है, एससी से नहीं करते, सुपर कंडक्टर को एससी से लिखते हैं, या मैं सेमी कंडक्टर लिख देता हूँ, ठीक है। एक सुपर कंडक्टर होता है, सुपर कंडक्टर में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हम उसको ग्राफ क्या कर देते हैं, ये पहले तो मेटल, उस टेम्परेचर टी के बाद में तो ये मेटल्स की तरह बिहेव करता है, लेकिन उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी जिसको मैं टी सी बोलता हूँ, ठीक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी सी से कम टेम्परेचर के अंदर, ठीक है, वैल्यू मालूम टी सी वो 3 डिग्री केल्विन, ये 3 केल्विन या 2 केल्विन इसके अलोंग होती है, 0 केल्विन, ठीक है। इसके इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे क्या होगा, उस पर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, कि मैं हाईएस्ट करंट उस मटेरियल से पास होता है, ठीक है। तो इस केस में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, ठीक है। और उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, वो क्या होता है, एक मेटल्स की तरह बिहेव करता है। तो इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं ना, कि इस टेम्परेचर के अंदर, इस रेंज के अंदर वो कंडक्टर्स होते हैं, उनमें जीरो रेजिस्टेंस होता है, जीरो रेजिस्टिविटी की तरह बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर बोलते हैं ना। टीसी बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, है ना, एक ट्रांजिशन हो रहा है सुपर कंडक्टिंग, ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट है और ये इसकी मेटलिक स्टेट है। और इस डिवाइस को, इस मेटल्स को, इन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर्स, इस टेम्परेचर टी लेस देन टी सी से, है ना, होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। वेरिएशन आपको पता लगी गए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से एक टर्म डिफाइन होती है ओमिक डिवाइसेस और नॉन ओमिक डिवाइसेस, है ना। तो जो ओमिक डिवाइसेस क्या हैं, जो V इज इक्वल टू आई आर को फॉलो कर रहे हैं, है ना, वो ओमिक डिवाइसेस हैं। और नॉन ओमिक क्या है, जो V इज इक्वल टू आई आर को नहीं कर रहे। V इज इक्वल टू आई आर का मतलब ये हुआ, इसको फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब ओमिक है। और कुछ जैसा उल्टा पुल्टा इसके अलावा जितने भी ग्राफ हो गए वो सब क्या है, नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। तो इसका मतलब जो सेमी कंडक्टर्स हैं, ठीक है, या इंसुलेटर्स हैं, वो सब नॉन ओमिक हैं, और बाकी ये सारे क्या हैं, ओमिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा एक ध्यान रखना टर्म का, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है,
इसके बाद एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, ठीक है, कि हमें कुछ इस तरह से गिवन है ग्राफ, ठीक है, v और i का, ठीक है, और यहाँ पे a गिवन है, यहाँ पे b गिवन है, मतलब ये a मटेरियल का ग्राफ है और ये b मटेरियल का ग्राफ है v वर्सेस i का, है ना। एंगल ये 23 गिवन है और ये एंगल गिवन है हमें 37, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस ऑफ आर बी डिवाइडेड बाय में रेजिस्टेंस ऑफ आर ए का रेशियो निकालना है, ठीक है। ये रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल ही है, आर ए अपॉन आर बी का मतलब क्या हुआ, आर बी का मतलब रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई, है ना। तो वी अपॉन आई का मतलब इस ग्राफ का स्लोप ही देख लो, मतलब अब देखो स्लोप क्या है, वी अपॉन आई, है ना। इसका मतलब एंगल आपको ये वाला देखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए ये एंगल और इसके लिए ये एंगल, ए के लिए ये एंगल, है ना, तभी निकाल सकते हो आप वी अपॉन आई, है ना। तो टेन थीटा इक्वल टू वी अपॉन आई, है ना। तो वही चीज़ है, आपको टेन थीटा निकालना पड़ेगा, है ना, वी अपॉन आई निकालना है। तो ये वाला एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि ये 23 है, ये 37 है, तो कितना होगा 60, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री, और ये एंगल कितना होगा, ये बचिए 30 और 23 53 डिग्री, है ना। तो इसका रेशियो कितना आएगा, ये रेशियो आएगा 10/30 और ये आएगा 10/53, है ना। तो 10/30 को क्या लिख सकते हो, 1/√3, और 10/53 का ग्राफ बनाने का मैंने बताया भी है। 53 अगर ये एंगल है तो ये 4 है, ये 3 है ना, और ये 5 है। तो 10/53 कितना हो जाएगा 4/3, है ना। तो ये कितना आ जाएगा √3/4, है ना। तो ये रेशियो आएगा आपका। सिंपल ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ और देख लो छोटी सी, कि रजिस्टिविटी का वेरिएशन बता दिया था मैंने, रो इजिकल टू रो नॉट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, है ना। तो जिस तरह से रजिस्टिविटी होती है, तो दोनों साइड मान लो एक मटेरियल है जिसकी रजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये है, इसकी लेंथ ए है, एरिया ए है, तो दोनों साइड एल अपॉन ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो रो एल अपॉन ए क्या होगा, रेजिस्टेंस ही तो होगा। तो रेजिस्टेंस भी का वेरिएशन भी कुछ इस तरह से होगा, आर इजिकल टू और आर नोट 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का वेरिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है ना, इसलिए बोलते हैं जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो वेरिएशन रेजिस्टेंस का भी डेल्टा टी के साथ इस तरह से वेरिएशन होता है। तो फॉर्मूला क्वेश्चन में जो पूछा गया वो चीज़ आप निकाल सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जिस तरह से अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया, ठीक है, जैसे अगर इससे आप क्वेश्चन भी देखो, ठीक है, और इसमें से क्वेश्चन बना हुआ कि एक लेंथ एल का आपको एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, जिसका आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम, ठीक है, और आपने इसको हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद में मतलब आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस इससे हीट किया, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये हुआ 100 डिग्री 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया, ठीक है। अच्छा, इतनी हीट इसको दी आपने, तो आपको बताना है कि डेल्टा आर कितना होगा, क्योंकि एक जो एल लेंथ का होगा इसके अंदर रेजिस्टेंस चेंज आएगा, क्योंकि अब टेम्परेचर अलग हो गया आपका, है ना। तो आपको डेल्टा आर बताना है रेजिस्टेंस के अंदर कितना चेंज आया है ना। आपको अल्फ़ा गिवन है इसका 10⁻³ निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकालोगे, तो ये निकालोगे आर, अब कितना आर, अगर क्योंकि हमें आर नोट गिवन है कितना 1 किलो ओम, है ना, और हमें क्या निकालना है, ये बाद का आर निकालना है ना। इनिशियल आर गिवन है, तो आर इज इक्वल टू आर नोट, आर नोट कितना है लिखी दो, आर नोट 1 + अल्फ़ा टी, है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ से क्या है अल्फ़ा डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 100 डिग्री, है ना, 100 हो जाएगा। तो 1 + अल्फ़ा की वैल्यू 10⁻³ और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है हमारी 100, तो ये 100 हो जाएगी, है ना। तो 100 × 10⁻³ 1/10, 1/10 0.1, तो ये कितना 1 + 0.1 1.1 हो जाएगा ना। तो 1.1 × आर नोट, है ना, तो इसको लिख लो 1.1 × आर नोट, है ना। तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस आया वो कितना है 1/1 × आर नोट आया, तो मतलब 0.1 टाइम्स बढ़ गया, है ना। तो इसमें डेल्टा आर कितना हो जाएगा, डेल्टा आर इसका मतलब 0.1 आर नोट, इनिशियल का 0.1 टाइम्स हमारा चेंज हुआ है। चेंज कितना हो 0.1 × आर नोट, और 1 किलो ओम है, तो 1 किलो ओम × 0.1 करोगे तो कितना आएगा 100 ओम, तो 100 ओम का इसमें चेंज आया। इसका मतलब इसके अंदर 100 ओम हमारा इंक्रीज़ हो गया, इतना
टेम्परेचर देने पे इस पे, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, तो काफ़ी सिंपल सिंपल प्रॉब्लम बन जाती है डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस। तो आज हमने जितना पढ़ा है फॉर्मूला बेसिस पे आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज या सेल्स हैं उनकी बात करेंगे, फिर सर्किट्स की भी थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जिसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।